औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हमें ज्वाइन किया है आज हिना ने, रुकमा ने, सारा, उम्मे बिलाल, उम्मे मुस्तफ़ा और बरीरा ने। और माशाल्लाह आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज फ्राइडे का डे था और एज ऑलवेज आज का दिन थोड़ा सा होता है मुश्किल। मुश्किल मीन्स के टाइम निकालना मदर्स के लिए, ख़वातीन के लिए होता है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि जुम्मे की प्रिपरेशंस होती हैं, फिर उसके बाद खाना और उसके बाद सेशन के लिए टाइम निकालना। तो बिग थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सबने आज वक्त निकाला। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक जो है इट्स रियली इम्पोर्टेंट और इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा थी, ज़रूरत भी थी और मुझे फील भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि हम इसको बाकायदा आज सीखते हैं इंशाल्लाह। आप में से कितने लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम कोई सेशन यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उम्मा होम स्कूलिंग का, और कितने वो लोग हैं जो पहले भी सेशंस अटेंड करते रहे हैं? थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स होम स्कूलिंग ए स्कूल एट होम। के घर में होम स्कूलिंग को स्कूल कैसे बन जाता है, ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जो करने से हमारी जो होम स्कूलिंग है वो बिल्कुल स्कूल का रेप्लिकेट हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे हम किसी चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज होम स्कूलिंग फॉर यू? आपके लिए होम स्कूलिंग क्या है? अपने अपने आंसर्स आप लोग अनम्यूट भी कर सकती हैं। आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकती हैं कि आपके लिए होम स्कूलिंग क्या है। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के आंसर्स का थोड़ा सा वेट करूंगी। इससे थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें पहले से ये आइडिया होगा कि हम होम स्कूलिंग हमारे लिए क्या हैसियत रखता है, क्या अहमियत रखता है। देन वी विल सी के हम उसमें से क्या ले रहे हैं और क्या उसको दे रहे हैं। सिस्टर बरीरा कह रही हैं फ्रीडम फॉर किड्स इन लर्निंग, लर्निंग थ्रू प्ले। वेरी नाइस, माशाल्लाह। दिस इज अ वेरी बहुत अच्छे आपने सम अप कर दिया इसको, अपने कॉन्सेप्ट को। मैं वेट करती हूँ बाकी आप सबके आंसर्स का। अच्छा, होम स्कूलिंग में ना एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की जाती है कि ये लफ्ज होम स्कूलिंग जो है, अब असल में होम स्कूलिंग एक ऐसी टर्म बन गई है जो कि मिस नॉर्मल काइंड की है ना। मतलब हम कॉन्सेप्ट सही बता रहे होते हैं, नाम थोड़ा हम ऐसा ले रहे होते हैं, इसको देख के लगता है कि शायद स्कूल घर में आना है। मतलब कॉन्सेप्ट इस नाम से लिया जा रहा होता है। तो बहुत दफा इस तरह से होता है कि इस नाम को अंडरस्टैंड करने में भी बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो जाती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कोट आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि जॉन टेलर का है। वो कहते हैं कि द प्राइमरी गोल ऑफ रियल एजुकेशन इज नॉट टू डिलीवर फैक्ट्स बट टू गाइड स्टूडेंट्स टू द ट्रूथ दैट विल अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइव्स। कि जो असल गोल है ना, मेजर जो प्राइमरी गोल है, वो जो असल एजुकेशन का है वो ये नहीं है कि मैं डिलीवर करती जाऊं कि फैक्ट्स कितने हैं और मैं गाइड करूं, मतलब फैक्ट्स बताती चली जाऊं, एक नॉलेज का जो है एक पहाड़ खड़ा हो। बल्कि गाइड करना है, समझाना है शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को, टू द ट्रूथ दैट अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर देयर लाइव्स, कि वो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। अच्छा, मीनवाइल आप लोगों के कुछ आए हुए हैं मैसेजेस, मैं वो भी साथ साथ देख लेती हूँ। मैं बिलाल कह रही हैं सलाम, होम स्कूलिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एज येट इज गिविंग द चाइल्ड फ्रीडम टू चूज डायरेक्ट देयर लर्निंग, but personally since I took them out while they had to be in grade 1 and 3। अच्छा जी, उम्मे बिलाल इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अच्छा, हिना कहिए नॉट ए होम स्कूल है येट, डिस्कवरिंग इट फॉर माय यंगेस्ट वन। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब जो डिस्कवर कर रहे होते हैं ना, दे आर वेरी प्रीशियस, क्योंकि वो लर्निंग जोन में होते हैं और वो लर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, उम्मे बिलाल कह रही है कि एंड subconsciously I keep comparing how they would have progressed more in subjects like Urdu and Arabic as well। इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं। बट अच्छा जी, they were better at this but don't enjoying writing much, so I keep telling them and hated myself for it, but I do it
अच्छा, एंड पनिशिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रूटीन। इंशाल्लाह इन सबको देखते हैं आज हम कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। असल में आज जो हम चीजें देखेंगे ना वो हैं जो आपने घर में नहीं करनी, क्योंकि आप घर में करेंगे तो आपका घर जो है वो एक छोटा सा स्कूल बन जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए कि हमारा जो कहते हैं ना कि होम स्कूलिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये ना हो कि पूरा ही फॉल कर जाए, तो हम थोड़ा सा उसको देखें, क्योंकि कोलैप्स हो जाता है ना। पता लगता है कि हमने एक टाइम टाइम बाय टाइम हम किसी चीज को बड़ा करते गए करते गए करते गए, और फिर एंड में पता चला कि नहीं, ये तो सारी प्रैक्टिसेस जो थी वो गलत थी। तो बेहतर है कि हम उसको टाइमली लर्न कर लें। अच्छा, एक चीज जो सबसे ज्यादा मैंने देखी है, जो न्यू मदर्स होती हैं, जो बच्चे न्यूली लिखना पढ़ना सीख रहे होते हैं और उनकी एज जो है वो 3 हो जाती है, और उनके पेरेंट्स को होम स्कूलिंग करवाने का भी शौक होता है कि हमने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी है, अच्छी तालीम देनी है, अच्छे तरीके से सिखाना है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से सिखाने हैं। क्योंकि हम होम स्कूलर्स के अंदर ये एक एलिमेंट होता है ना एक अच्छी पेरेंटिंग का, कि हमने एक अच्छी पेरेंटिंग करनी है, तो हम लोग ऑन कर रहे होते हैं बच्चों की एजुकेशन को। बट वो कौन कौन सी चीजें, इंशाल्लाह सबसे पहले एक चीज जो हम करते हैं घरों में वो है ड्रिल। वो क्या होता है कि जब हमारे पास वर्कशीट्स की फॉर्म में होता है या कॉपीज की फॉर्म में होता है या वर्क बुक्स की फॉर्म में होता है। अब ये ड्रिलिंग क्या कर रही होती है? ड्रिलिंग ये होती है कि रोजाना एक लफ्ज को 10 10 20 20 25 25 दफा लिखवाना, ड्रिल पे ड्रिल करवाना। जब तक करवाना जब तक हमारा पूरा एक कहते हैं ना कुछ महीने नहीं गुजर जाते और बच्चे को मनोवन कहते हैं ना मिनोवन जो है वो हिफ्ज नहीं हो जाता कि उसने किस तरीके से जो है इसको लिखना है। तो ये ड्रिलिंग का काम है, ये वर्कशीट्स पे। दैट इज समथिंग विच मेक्स योर होम स्कूल ए स्कूल। वाई? क्योंकि स्कूल में तो आपको पता है कि उन्होंने पूरा साल लगाना होता है एक टाइम के ऊपर ना, मतलब उन्होंने आपको नर्सरी में रखना है तो उन्होंने आपको पूरा साल रखना है, या उन्होंने आपको सीनियर मॉन्टेसरी या जूनियर मॉन्टेसरी में रखना है या किसी मॉन्टेसरी में रखना है, उन्होंने पूरा साल रखना है। अब पूरा साल क्या करवाना है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मतलब 2 महीने में बच्चे को लिखना सिखा दें A to Z और उसके बाद पूरा जो साल है वो फारिग जाए। तो इसलिए ड्रिलिंग तो वहां होती है। लेकिन व्हेन वी सी के जब मदर्स जो है वो होम स्कूलिंग शुरू करवाती हैं तो बहुत सारी वर्कशीट्स इकट्ठी ले लेती हैं, प्रिंट्स करवा करवा के प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं, और बच्चा ड्रिल पे ड्रिल कर रहा होता है, जबकि उसको वो लफ्ज की भी समझ आ गई होती है और उसको वो लिखना भी आ गया होता है। अब देखें कितनी अजीब सी बात होती है ना कि एक बच्चा है जिसको ए लिखना बहुत अच्छे से आता है, उसको ए समझना भी आता है, वो रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, जरूरत पड़ती है वो लिख भी लेता है। लेकिन हम फिर सुबह रोज उठ के उसको फिर कह रहे होते हैं कि नहीं अब ए लिखो और फिर यहाँ पे बी लिखो और ए की पूरी लाइन और बी की पूरी लाइन। दिस इज कॉल्ड द ड्रिलिंग। और ये ड्रिलिंग जो है इससे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। तो ये वाली बात आई होप कि आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर ये वाला पॉइंट जो है ये क्लियर है इंशाल्लाह। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप सबका क्लियर है? ओके जी। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, ये है टाइम टेबल एंड रिगिड शेड्यूल। जो एक शेड्यूलिंग हम बना लेते होते हैं। अच्छा, अब ये रिगिड शेड्यूल क्या होते हैं, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि जब हम लोग कहते हैं कि हमने होम स्कूलिंग करवानी है और हम घर में पढ़ाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद से ये ऑप्शन लिया कि वो अपने बच्चों को घर में पढ़ाएंगे, तो उसके बाद ना बहुत सारी मदर्स के जो हैं वो मैसेजेस आना शुरू हो गए कि वो टाइम टेबल बना रही है अपने बच्चों का, वो टाइम टेबल उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिए। एंड द टाइम टेबल आर लाइक के उसमें सुबह से लेके शाम तक का टाइम जो था वो अलॉट हुआ हुआ था कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ एक्टिविटीज के साथ। और इसी तरह से घर में छोटी सी समरी भी हो रही थी और एक सर्कल टाइम भी, एंड एवरीथिंग एट होम। तो ये जो हम शेड्यूलिंग करते हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा जो है ना ये नेचुरल सिस्टम से बहुत दूर चला जाता है। और जब आप कहते हैं ना कि आपने होम स्कूलिंग शुरू करनी है, तो पहले सबसे पहले आपको अपने आप को और बच्चों को ना टाइम देना पड़ता है ताकि आप एक नेचुरल सिस्टम के अंदर सिंक हो जाए। आप उनके डे को समझ लें, आप उन बच्चों को समझ लें, वो बच्चे आपको समझ लें, कुछ घर का माहौल समझ लें। और ये टाइम टेबल्स और ये बिल्कुल कि इस शेड्यूल को इस टाइम पे होना चाहिए, इस चीज को इस टाइम पे होना चाहिए, इट विल नेवर हेल्प यू।
क्योंकि अगर आपने यही शेड्यूल्स देने हो तो ये शेड्यूल्स स्कूल्स में बहुत अच्छे से फॉलो भी होते हैं और बहुत अच्छे से बन भी जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू होम स्कूलिंग, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एट होम, तो उसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हमने अपने टाइम टेबल को बच्चों के ऊपर मुसल्लत नहीं करना। मतलब जो मुसल्लत करना है ना, मैं ठीक से आपको यही बता रही हूँ कि मुसल्लत नहीं करना, फोर्स नहीं करना। और कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे आपका बच्चा अगर सुबह को 9 बजे उठ के उसने नहीं एक चीज कंप्लीट की 10 बजे तक, तो आप अगले दिन फिर 9 बजे लेके बैठ देंगे। हो सकता है आपका दिल कर रहा हो कि मेरा बच्चा जो है, मुझे बहुत पसंद है कि मेरा बच्चा ज्योग्राफी पढ़े, आपको तो बहुत पसंद है। तो अब आप बच्चे को रोज सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम आपने अलॉट कर दिया कि ये टाइम जो है ये ज्योग्राफी पढ़ने का, और बच्चा जो है वो नहीं बैठ रहा, बच्चे के अंदर फिर वही अग्रेसिवनेस आ रहा है। तो देखें, फिर आप वापस उसी सिस्टम पे आ गए ना जो स्कूलिंग था, यानी कि फोर्स्ड एजुकेशन, जिसमें आप फोर्स कर रहे हैं और बच्चा नहीं उसको लेना चाह रहा, लेकिन आप फिर भी उसको देना चाह रहे हैं क्योंकि आप होम स्कूलिंग में आ गए। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू स्किप आउट फ्रॉम अवर होम स्कूलिंग सिस्टम, या जो भी हमने होम एजुकेशन का एक पैरामीटर बनाया हुआ। अच्छा, एक चीज और होती है इन सब चीजों के साथ साथ कि हम इग्नोर कर देते हैं बच्चों के फीडबैक को। आप में से कितने लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं और वो अपने बच्चों के फीडबैक्स लेते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइएगा। क्या आप में से कितने लोग अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कर रहे हैं और वो अपने बच्चों से फीडबैक लेते हैं? अच्छा, मीनवाइल मैं आप लोगों के कुछ कमेंट चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बरीरा, ड्रिल इज लाइक द फर्स्ट लर्निंग। अच्छा, बिलाल दिल कोई मतलब मेरा ख्याल है कि सिस्टर में बिलाल है, वो कह रही हूँ वी डू टेक द फीडबैक। अच्छा जी, मैं कह रही हूँ लेकिन फीडबैक नहीं लेते। बिल्कुल होता है इस तरह कि हम बच्चों से ना खुद आंसर दे रहे होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि आपको अच्छा लगा, अच्छा ये तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब ये तो आपको मुश्किल लग रहा है, ये तो आपको मुश्किल लगता है ना, ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है सब्जेक्ट, आओ चलो खोल लेते हैं। अपनी तरफ से हम बहुत जीनियस बन रहे होते हैं, लेकिन असल में हम बच्चे का फीडबैक नहीं ले रहे होते। बच्चे का फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हम उस कहते हैं ना कि सिस्टम से आए हुए हैं जहाँ पे एक टीचर, स्कूल और सब बड़े मिलके डिसाइड करते हैं कि बच्चों ने क्या पढ़ना है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम भी बच्चों से ना पूछें, बल्कि जैसे एक चीज चलती आ रही है उसको वैसे ही चलने दें। लाइक ठीक है, अगर हमने चूज कर लिया तो अच्छा ही होगा, और मैंने इसको अच्छी देखा, ये इंग्लिश में अच्छी है तो मैंने इसके लिए बुक्स ले ली, और मैंने इसका टाइम टेबल बना दिया और मैंने इसको ट्यूटर भी रख के दे दी, तो उसको अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि उसको तो पसंद है। तो थोड़ा सा ये जो फीडबैक वाला मामला है ये हमें लाजमी बच्चों के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि बच्चा उस चीज को एंजॉय कर रहा हो। और बच्चे समटाइम्स लेस एक्सप्रेसिव भी हो जाते हैं। लाइक जब आप उनको पता लग जाता है ना कि हमसे पूछा नहीं जाना, तो वो फिर एक्सप्रेस भी नहीं करते। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों का फीडबैक जरूर लें, क्योंकि होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें पेरेंट्स फुली इंगेज होते हैं। ठीक है, अगर दो नहीं है तो एक पेरेंट जो है वो डेडिकेटेडली इंगेज होता है अपने बच्चों के साथ। तो बच्चों की अगर आपने डेडिकेट भी कर दिया, आपने ये मतलब स्टेप भी ले लिया कि आपने होम स्कूलिंग करवाना है, ठीक है, आपने ये स्टेप भी लिया, आपने उनको घर में रखने का स्टेप भी लिया, आपने कॉन्शियस पेरेंटिंग सीखने की भी एफर्ट कर ली, लेकिन अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे, तो यहाँ पे आप छोटी सी कहते हैं ना कि एक आप लूप होल छोड़ रहे हैं, और वो लूप होल आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से आपका बच्चा बिल्कुल उसी रूटीन सर्कल का शिकार बनता जाएगा जैसे एक स्कूल में रह रहा होता है कि ठीक है जो आ गया पढ़ लिया, जो ले लिया सुन लिया। अच्छा, यहाँ तक के पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताइएगा। हमने क्यों रहमतुल्लाह, थैंक यू जी। आप लोगों के थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ। अच्छा जी, Farida Kenya, I'm planning homeschooling, learning about it, just started and try to take them into confidence. Very good. और बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना is a very good choice. और आपके बच्चों की एज क्या है मुझे थोड़ा सा जरूर बताइएगा। अच्छा जी, दूसरा मैसेज है कि my younger kid told me that he wants to go back to school and that's why I can't sit with me and teach me like at school every teacher teach their subject with passion.
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वो कह रही कि also please suggest how to not get overwhelmed yourself by the thought that you are totally caged yourself around your kids and that's restricted your own abilities. अच्छा, मैं आयशा कह रही है क्या हम टाइम टेबल अपने पास भी नहीं बनाएंगे? देखिए, जब तक बच्चा 10 साल का भी नहीं है तो तब तक तो आपको टाइम टेबल की ऐसे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इट विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ लेड लर्निंग बच्चा कर रहा होता है होम स्कूलिंग में। और अगर तो आपको लगता है कि आपका बच्चा खुद इंगेज होना चाहता है किताबों के साथ और चीजों के साथ, तो फिर आप जरूर इंगेज करें, लेकिन अगर वो खुद इंगेज नहीं होना चाहता तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है जो आप करिकुलम ले लेते हैं, तो सिर्फ एक करिकुलम लेना और फिर उसका स्टिक हो जाना, दिस इज नेवर बी ए गुड फिट। ये कभी भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इट इज द सेम रेप्लिकेशन ऑफ स्कूल एट होम, कि आपने कुछ सेट ऑफ बुक्स ले ली और आपने कहा कि बस ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, और वो बच्चे को सूट नहीं कर रहा, या बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या उसकी वो ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्योंकि एक सेट ले लिया है तो यू जस्ट वांट टू फिट इन टू योर किड। तो ये भी एक अच्छी चॉइस नहीं होती। दिस इज द सेम थिंग विच जिसको हम कहते हैं कि स्कूलिंग, क्योंकि स्कूल वाले भी एक ही करिकुलम लेते हैं और वो आपसे चॉइस भी नहीं पूछते, और फिर वो आपके पास आ जाता है और उसके बाद कोई और चीज चेंज नहीं हो सकती। तो दिस इज द सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्कूल एट होम। अगर आपने कुछ बनाना भी है, इवन इन केस अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो करिकुलम लेना है और मैंने उस पर काम करना है, तो उसको फ्लेक्सिबल जरूर रखें, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं उनके घर में जो बुक्स होती हैं वो सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, और वो कहते हैं हम होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, और वो होम स्कूलिंग जो है उसके अंदर जो किताब उठा लो वो कोई टेक्स्ट बुक होती है, किसी भी एज ग्रुप की, चाहे क्लास 5 की हो, 4 की हो, 3 की हो, 2 की हो, 1 की हो, वो सारा जितनी भी लाइब्रेरी बनी होती है टेक्स्ट बुक्स की होती है। तो डेट इज नॉट कॉल्ड द होम स्कूलिंग। ये तो फिर आपने बल्कि एक करिकुलम के बजाय बच्चा 10 चीजें कर रहा होता है और वो ज्यादा इंगेज हो जाता है, वो ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, वो ज्यादा मुश्किल में आ जाता है, उसके लिए लर्निंग ज्यादा मुश्किल चॉइस बन जाती है, और लर्निंग फिर चॉइस नहीं रहती, वो लर्निंग फिर फोर्स होती है कि किसी ने कह दिया तो हमने करना है, वो चॉइस कभी भी नहीं बन पाती बच्चों की। बच्चों की चॉइस हमेशा चीजें उस वक्त बनती हैं जब वो अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम में उसको ऑप्ट करते हैं, जब वो बाय विल उसको चूज करते हैं जब वो बाय विल उसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। जब बच्चों को हम कोई चीज जाके फिक्स दे देते हैं कि बस अब यही है, इससे आगे की जिंदगी नहीं है और सोच नहीं सकते, तो समझ लें कि वहां पे ये होम स्कूलिंग का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो आप तो पूछ सकते हैं। और सुभान अल्लाह, अब तो इतना कुछ आ गया है मार्केट में, मतलब मैं अक्सर देखती हूँ फेसबुक वगैरह पे, और मैं हमेशा इंजॉय भी करती हूँ इस चीज को, दुख भी होता है लेकिन इंजॉय ज्यादा करती हूँ, कि अक्सर वो 2 इयर्स के बच्चे के पैक्स आए होते हैं होम स्कूलिंग के, और जिन्होंने बनाए होते हैं उन्होंने खुद कभी होम स्कूलिंग नहीं करवाई होती, और जो उसको बेच रहे होते हैं उन्होंने भी कभी होम स्कूलिंग नहीं करवाई होती, लेकिन वो 2 साल के बच्चे से लेके ना तो वो 8 क्लास तक के बच्चों का होम स्कूलिंग पैक सेल कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी रिडिकुलस एंड द सेम टाइम इट इज वेरी सैड रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी, कि हम लोग चीजों के पीछे जाते हैं बगैर सीखे। तो जरूर लर्न कीजिए हमेशा। अच्छा जी, अगला हमारे पास है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। होम स्कूलिंग में सबसे ज्यादा जो मसला होता है ना वो पेरेंट्स का होता है। मतलब ठीक है, कंसर्न पेरेंट होना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, लेकिन कुछ फिक्रें मुबारिक होती हैं और कुछ फिक्रें जो है ना वो बड़ी गैर मुबारिक होती हैं, बड़ी नामुनासिब भी होती हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत शौक होता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो होम स्कूलिंग करे तो वो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी पढ़े, और मेरा बच्चा अगर होम स्कूलिंग करे तो कंप्यूटर साइंस में तो उसने 8 साल की उम्र में एक्सेल हो जाना है। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस हैं, बीइंग ए पेरेंट्स ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर कुछ पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा तो 13 साल की उम्र में ओ लेवल करके तो रिकॉर्ड बना लेगा। कुछ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा क्योंकि स्कूलिंग नहीं कर रहा तो फुटबॉल का चैंपियन तो ये होगा ही होगा। मतलब दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस, दीज आर वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आप बच्चे को उस वक्त ना बच्चा नहीं समझ रहे। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को आप आधा इंसान समझे, बच्चा इंसान पूरा है,
लेकिन बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके भी कुछ लर्निंग गोल्स हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चा कोई एक चीज नहीं होती घर के अंदर जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। बच्चा हर चीज में इंटरेस्ट लेता है उस वक्त तक जब तक आप उस पे किसी इंटरेस्ट को फोर्स नहीं करते। जब आप कहते हैं ना कि ये लाजमी पढ़ना है, उसको हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन घर में बाकी कुछ भी रख दें उसने हर चीज को छेड़ना होगा। बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, हमें उनको फैसिलिटेट करना है इन अ वेरी वेल वे कि वो इस चीज को लर्न कर सकें। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप स्कूल में तो रख सकते हैं, लेकिन आप उसको घर में नहीं रख सकते। तो दिस इज समथिंग वे यू नीड टू फिक्स के अपने बच्चों से वो एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं जो आप कुछ करना चाहते थे। लाइक कुछ मदर्स होती हैं, अच्छा मतलब बात वही वहीं पे आ जाती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मतलब एक मदर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे को ना होम स्कूल करवा रही हूँ ताकि वो बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाए, वो बहुत अच्छा जल्दी से सीख ले और मैं उसको फुल फोकस करवाऊंगी और वो बड़े जल्दी डॉक्टर बन जाएगा। मतलब अगेन यू आर पुटिंग योर ड्रीम्स एंड योर एक्सपेक्टेशंस ओवर योर चाइल्ड। आप खुद अगर आपको ज्यादा शौक है डॉक्टर बनने का तो मेरा ख्याल है आपको पहले बनना चाहिए, आपको उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहिए। तो ये अगर आपने होम स्कूलिंग में भी बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर की रेस लगवानी है तो देयर यू रियली नीड टू स्टॉप एंड थिंक अगेन कि व्हाई एक्चुअली आई चूज द होम स्कूलिंग। मैंने ये चूज क्यों किया है, मेरी चॉइस ये क्यों थी। अच्छा इसके साथ एक चीज है, उसके बाद इंशाल्लाह ब्रेक थोड़ी सी आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने क्या समझा। एक चीज होती है असेसमेंट्स। हम लोग असेसमेंट्स बहुत ज्यादा लेने पे फोकस करते हैं। जितने भी होम स्कूलिंग के ग्रुप्स हैं वहाँ ज्यादातर पेरेंट्स को एक फिक्र होती है कि हम असेसमेंट कब लेंगे, हम कब उसकी असेसमेंट्स लें, हम किस तरीके से असेसमेंट्स लें। तो व्हाट डू यू से कि असेसमेंट्स घर में होती हैं होनी चाहिए या स्कूल में होनी चाहिए? मतलब मुझे कोई इसको थोड़ा सा एक आंसर जरूर दीजिएगा कि जो असेसमेंट्स होती हैं वो घरों में होती हैं या स्कूल में होती हैं? जी बिल्कुल, वो कह रही है मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं है असेसमेंट्स, और एक कह रहे हैं कि स्कूल में भी होती हैं मोस्टली। यस, असेसमेंट्स चाइल्ड्स प्रोग्रेस रोमा कह रही हैं ऑटोमेटिकली शो हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो आई गेस देयर इज नो नीड ऑफ एनी असेसमेंट। फरीदा कह रही है स्कूल में होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके बच्चे को ये बात मालूम हो गई है कि प्लांट कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, और वो रोज सुबह आपके साथ गार्डनिंग करते हुए या कोई अपना प्लांट सही करते हुए आपको बताता है कि ये स्टेम है, ये रूट है, ये इसके पॉलन्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने बच्चे को एक असेसमेंट बना के देनी है कि बेटा ये असेसमेंट आप फिल करके दिखाओगे तो मुझे तसल्ली होगी कि तुम्हें ये आता है। दिस इज समथिंग विच पेरेंट्स डू एट होम, और फिर उनको लगता है कि हम होम स्कूलिंग करवा रहे हैं और हम बच्चे को जज कर रहे हैं। तो बच्चे मुस्तकिल तौर पे जो प्रैक्टिकल आपको दे रहे होते हैं, जिस तरह बोल चाल उनकी होती है, जो उनके एक्शंस होते हैं, वही उनके असेसमेंट है। आपको उसके लिए कुछ आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ता कि आखिर में वो मतलब क्या कर चुके हैं, क्या याद हो चुका है। अगर तो वो देखा हुआ ए को समझ रहा है कि ए है, अगर उसको लग रहा है कि ये जो एच लिखा है ये एच है, उसको लग रहा है ये बी है तो ये बी है, तो डेफिनेटली उसको पता है कि ये क्या है। और अगर आपके बच्चे को पता है कि ये चीज ये है, और अगर आपको पता है कि ये चीज जो है ये नजर आ रही है, ये इसी चीज को कहते हैं, और वो उसको सही बोल रहा है, तो ये काफी है। मतलब इसके लिए अलग से बिठा के टेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती। असेसमेंट्स को आप अपने पास रखें और डब्बे में बंद करके रखें, कभी भी होम स्कूलिंग को स्कूल ना बनाएं ये सब करके। अच्छा एक होता है फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, ये भी ये मैच करता हुआ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला और ये अलमिया भी बनता जा रहा है, आपको पता है। आपको क्या लगता है, आपको ये पिक्चर देख के क्या फील होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस चीज का ये बोझ है बच्चे के ऊपर? आप में से कौन बताएगा? इस पिक्चर को अगर आप लोग डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? लोड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स ऑफ द मदर, पेरेंट्स ड्रीम, स्ट्रेस।
देखें, जब हम ये चीज कर रहे होते हैं ना कि ये जो जब हम बच्चों की होम स्कूलिंग शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है कि जो भी हमारी ख्वाहिश है ना वो ये बच्चा पूरी करेगा। जैसे अक्सर मदर्स की जब आते हैं मतलब कॉल्स वगैरह आती हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा कि मैं चाहती हूँ कि ये हिफ्ज भी कर ले, साथ इसका मैथ्स बहुत अच्छा और लैंग्वेज बहुत अच्छी हो। मैं सिर्फ 3 चीजें चाहती हूँ, वो है कि हिफ्ज हो जाए, मैथ्स हो जाए, लैंग्वेजेस आ जाए। आपको क्या लगता है, ये एक बच्चे का ड्रीम है, बच्चे का शौक है, या ये मदर्स का शौक है जो बच्चों से पूरा करवाया जा रहा है? और कुछ मदर्स होती हैं वो कहती हैं हम कुछ नहीं चाहते, वो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस ये लैंग्वेजेस बहुत अच्छी कर ले। मैंने किसी से सुन लिया है कि लैंग्वेजेस अगर ये पढ़ लेगा ना सारी, तो इसका दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा। मतलब फिर वही बात, सुनी सुनाई बात, और सुनी सुनाई बात का बोझ आपकी औलाद पे। और बाज़ औक़ात मतलब पेरेंट्स इतना ज्यादा कहते हैं ना कि इसको ड्रीम कहते हैं ना फेंसिटाइज कर रहे होते हैं कि बच्चों को हमने वो बनाना है जो हम चाहते हैं। मतलब मेरा मेरा शौक है, मेरा ख्वाब है, मेरा बच्चा ये बन जाए। ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं होता, ये होम स्कूलिंग में भी हो रहा होता है। और उसकी नीयत से हम अपने बच्चों को होम स्कूल करवा रहे होते हैं कि मैं इनको घर में रखूंगी, फुल टाइम में इनको जो फीड कराऊंगी, जो ब्रीड दूंगी, ये वही बन जाएंगे। तो इससे जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना होम स्कूलिंग का, वो फिर कोलैप्स कर जाता है। ये फिर वही स्कूलिंग है जिसमें हर बच्चे ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और हर बच्चे ने जो मेडिकल में चले जाना है, या एफएससी करना है या आईसीएस करना है या एफए करना है। हम वापस उसी डगर पे चले जाते हैं। देखें, आपका कोई शौक है ना, जैसे कुछ मदर्स कहती है मुझे शौक है मेरा बच्चा ना अरबी घर में बोले, और ये बड़ा प्यारा शौक है। मतलब इस शौक के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि ना हो, मतलब मुझे भी बहुत शौक है मेरा बच्चा अरबी बोले, अरबी सीखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीइंग ए मदर मैं कितनी अरेबिक सीख रही हूँ। और कुछ फादर्स को बहुत शौक होता है कि मेरे सारे बच्चे हिफ्ज किए हुए हों, मेरे सारे बच्चे हाफिज हों, उनकी अरेबिक फरफर हो। और अगर बाबा से यासीन शरीफ ही सुन लो या सूरह रहमान ही पूछ लो तो वो कहते हैं मुझे नहीं आती। तो मतलब जब आप खुद रोल मॉडल नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक पूरा आपने एक बैग बनाया हुआ है कि मैंने एक्सपेक्टेशंस की पूरी किताब जो है बच्चों से फुलफिल करवानी है, तो वहां पे तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रह गया चाइल्ड लेड लर्निंग का। वहां पे तो कोई बच्चे की मर्जी, वहां पे कोई होम स्कूलिंग, वहां पे कोई कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं रही। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ना अच्छी जगह पे चैनलाइज करना है। हमने तरीका देखना है कि हम किस तरीके से बच्चे को वो ब्रीड दें कि बच्चे के शौक अच्छे बन जाए, बच्चे की चॉइसेस अच्छी बन जाए। क्योंकि जिस तरह उसने आपको देखना है ना, वो एग्जैक्टली वैसा ही बन जाएगा, वो एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा। उसमें पता है बच्चे ना अपनी आंखों से देखते हैं, और बच्चों की जो पसंद नापसंद होती है ना, मतलब बच्चे जो सुनना भी होता है ना वो भी अपनी आंखों से सुनते हैं। बच्चों की चॉइसेस जो है वो उनकी आंखों के थ्रू बनती है। बच्चे को कुछ बनाने के लिए आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो जो आंखों से देखेगा वो बन जाएगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी बच्चे से है ना, कभी अपने सामने भी वो एक्सपेक्टेशन रख के देखें, और फिर उसको सोचेंगे क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है। तो अगर वो आपके लिए ठीक है, आप वो कर सकते हैं, उसको रेगुलर कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए आपका बच्चा कैसे नहीं वो करता। तो ये इंशाल्लाह जरूर देखिए। डॉक्टर महमूना कह रही है, और हमारी ख्वाहिश सोसाइटी की ख्वाहिश होती है यूजुअली, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऊपर से एक सिस्टर ने कहा कि हाउ वी एक्सपेक्ट देम टू रियलाइज अवर ड्रीम्स। यस, बिल्कुल। असल में एक बहुत मजे की बात है, मैं अगर आप लोगों के सामने रखूँ ना, तो मुझे हमेशा ये चीज सोच के बहुत ज्यादा वो होता है, हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हर साल ना दुनिया में लाखों लोग पेरेंट्स बनते हैं। और ये वाहिद ऐसी एक ऐसी फील्ड है जिसको इतना इजी ले लिया गया है कि उसको सीखने की तो जैसे जरूरत ही नहीं है। मतलब हर साल हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारियां पेरेंट्स को दे देते हैं, और उन पेरेंट्स को जिन्होंने कभी जिंदगी में पेरेंटिंग नहीं सीखी होती, जिन्होंने कभी उसको कॉन्शियसली नहीं सीखा होता। हमें लगता है कि अगर बच्चा हमारा है तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि ये एक बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी, ये बिल्कुल एक धोखा है अपने आप को देने वाला। हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट होती है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है। और ये नहीं कि इंटेलिजेंस कम या ज्यादा, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हम बीइंग ए पेरेंट्स, हम हमें पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, और इसकी
अब जरूरत इसलिए बढ़ती जा रही है कि वक्त बदलने के साथ साथ दुनिया में आने वाले जो फितने और जो इम्तिहानात हैं वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। दुनिया पहले जैसी नहीं है, पहले दुनिया सादी थी। हमारे पेरेंट्स जब अपनी बातें बताते थे तो हमें लगता था बहुत सादगी थी। और अब जो सूरत हाल देखते हैं तो हमें लगता है कि हम जिस लाइफ से 80s से आ रहे हैं वो भी बहुत सादा थी। हालांकि वो इतनी सादा नहीं थी, लेकिन हमें लगता है कि 80s 90s भी सादा थे और अब कुछ और जमाना आ चुका है। तो इसलिए अब पेरेंटिंग सीखना दिस इज काइंड ऑफ लाजिम फॉर अस, हमें लाजिम पकड़ना चाहिए। कोई चीज यहाँ तक अगर आपको समझ ना आई हो तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मतलब चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक हर जगह पे एक डिलेमा है ना, मतलब जब हम स्कूलिंग करते हैं तब भी और होम स्कूलिंग में भी, कंपेयरिंग योर किड्स टू अदर्स। होम स्कूलिंग में ना इसकी सीरियसनेस ज्यादा हो जाती है। जैसे स्कूलिंग में तो देखें क्लास में 15-20 बच्चे होते हैं, आपने बच्चे को कुछ कह भी दिया तो अगले दिन वो फिर उन बच्चों के साथ बैठा हुआ जो है वो फिर कितना गम गलत कर लेता है। लेकिन जब होम स्कूलिंग में हम ये काम करते हैं ना अपने बच्चों को कंपेयर करने वाला, तो ये और ज्यादा डैमेज लेकर आता है। क्योंकि एक तो आप अपने बच्चे को उस तरह से सोशल लाइफ नहीं दे सकते कि बच्चा सुबह निकला और शाम में आया। और आपने उसको, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना वो उसके वालिदैन की ओपिनियन है उसके बारे में। मतलब आप देखें ना कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेकर अब तक वो आपको किन नजरों से देखता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप सब मदर्स हैं, आप सबको पता होगा कि आपके बच्चे ने आपको पहली नजर से कैसे देखा था। और छोटा सा जब उसको भूख लगती थी या कोई तकलीफ होती थी तो उसकी नजरें आपके ऊपर कैसे जम जाती थी। तो बच्चा सबसे पहले अपने माँ और बाप को देखता है। और बाप उसकी बहुत, उसके माँ और बाप एज में उसको दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि माँ और बाप जो वो दूसरे के बच्चों को देख रहे होते हैं। तो हाउ कैन यू थिंक कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये आपकी वो रिस्पेक्ट कर सकेगा। आपको पता है बहुत सारे बच्चे टीन्स में, टीन एज में अपने पेरेंट्स से अपने गम या अपनी शिकायत या अपने दुख तकलीफ शेयर नहीं करते। द रीजन इज कि वो अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको पता है कि अगर मैंने इनको गलती से बता दिया, अगर तो खुदा ना खास्ता मामा को पता लग गया या बाबा को, तो इन्होंने तो मेरी जो बची कुची घर में इज्जत है वो भी नहीं छोड़नी। इतने ताने सुनाने, इतनी बातें सुननी पड़ेंगी। तो ये जो छोटे छोटे काम हम उनके बचपन में कर रहे होते हैं ना, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके रिजल्ट्स हमें उनके बड़े होने पे मिल रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये जो एक बच्चों का जो बचपन का क्रीम टाइम है ना, इसको वेस्ट होने से बचा ले। और अगर आपके बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो पलटने की गुंजाइश है, क्योंकि बच्चे फिर भी आपके बच्चे हैं, वो आपसे उतनी ही मोहब्बत करते होंगे। तो कंपेयर बच्चों को बिल्कुल ना करें। और होम स्कूलिंग में स्पेसिफिकली ये होता है कि बच्चे बहुत मतलब वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक मिलते हैं, और मैक्सिमम वंस इन अ वीक मिलते हैं। और उसमें भी अगर आपने अपने बच्चे को कंपेयर कर दिया ना कि बेटा देखो उसकी तरह बैठो, तो अगले वीक तक वो खुद को प्रूफ नहीं कर सकेगा। अगर वो करना भी चाहेगा भूल जाएगा, लेकिन वो गम, वो चीज, वो पॉइंट उसके अंदर रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये सब ना कीजिए। अपने बच्चे को एक अच्छा एटमोसफेयर दें, एक पॉजिटिव एटमोसफेयर जहाँ पे वो ग्रो कर सके। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो अभी आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई चीज आपको अंडरस्टैंड ना हुई हो तो। अच्छा, सिस्टर कह रही है कि मैं दुबई में हूँ और मैं बच्चों को अरबी सिखाना चाहती हूँ, तो फिर आप खुद उसको बोलेंगे बच्चों के सामने तो डेफिनेटली बच्चे उसको आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। और छोटे छोटे उसमें कहते हैं ना कि घर के छोटे छोटे अल्फाज बोलें, आपस में छोटी छोटी सेंटेंसेस से इंशाल्लाह स्टार्ट करें, तो वो काफी आपको हेल्प करेगा। अच्छा, होम स्कूलिंग में एक और बहुत ज्यादा एक चीज होना शुरू हो गई है कि सेम एज ग्रुप की गैदरिंग्स होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। जैसे सेम एज ग्रुप की गैदरिंग्स इस तरह से कि मतलब जब भी होम स्कूलर्स भी आपस में मीटिंग करते हैं तो वो ये कर लेते हैं कि 6 साल के बच्चे इकट्ठे बैठ जाएं, 8 साल के बच्चे इकट्ठे हो जाएं, 10 साल के बच्चों का अलग ग्रुप बना हुआ है, और छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप्स अलग बन गए हैं। तो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सेम एज में ही रहते हैं, और स्कूल्स भी सेम यही करते हैं कि एक सेम एज ग्रुप। और ये बात अब रिसर्च से भी साबित है, आप लोग उसको रिसर्च चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पे कहीं पे भी, कि बच्चे सबसे अच्छी लर्निंग जो है वो मल्टीपल एज ग्रुप की गैदरिंग्स में करते हैं, जहाँ बड़े छोटे हर तरह के एज ग्रुप के लोग मौजूद हों। वहां पे ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है, वहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंट लर्निंग होती है, वहां पे ज्यादा क्रिएटिव लर्निंग होती है।
तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को जो सेम एज ग्रुप है उनकी गैदरिंग्स ना दें, बड़े छोटों को साथ बिठाएं हलकाज में और गैदरिंग्स में, उनको मतलब डिफरेंट एज ग्रुप का उनको एक्सप्लोजर दें, क्योंकि आगे जिंदगी में सेम एज ग्रुप के रिश्ते नाते हमें नहीं मिलते। मतलब इन रियल लाइफ आपकी खवातीन की शादी हो जाए या लड़कों की शादियां हो जाती हैं, या कहीं पे वो जॉब करने जाते हैं, यहीं पे वो नौकरी करते हैं, कहीं पे वो अपना कोई बिजनेस करते हैं, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे चलते हैं, तो कभी भी आपको एक एज ग्रुप के लोग नहीं मिलते। हमेशा हर जगह पे आपको डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मिलते हैं। तो होम स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप बच्चों को रियल लाइफ लर्निंग देते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं। और अगर वो आप इसी एज से नहीं दे रहे और आपका इरादा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो फिर आपके बच्चों को वो एक्सपीरियंसेस जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो उस तरह से नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। फिर तो वही स्कूल वाली बात होगी ना कि हर क्लास में एक एज ग्रुप होगा और उससे ऊपर नहीं होगा ना नीचे होगा। तो कोशिश कीजिए कि सेम एज ग्रुप की गैदरिंग्स ना कीजिए, बल्कि मल्टीपल कहते हैं ना कि एज ग्रुप्स की गैदरिंग्स को साथ रखिए। अच्छा, एक सिस्टर ने हिना ने पूछा है कि I don't understand one thing. If child doesn't attempt assessments throughout his school years, he will not get used to it. So will he be able to attempt it in the higher education year? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। आप में से कितने लोगों ने के घर में कोई हाफिज है या किसी ने हिफ्ज किया हुआ है, या कोई ऐसा बच्चा जिसने हिफ्ज किया हुआ हो 8वीं तक और उसके बाद उसने बोर्ड का एग्जाम दिया हो? अच्छा, ये एग्जाम्पल ना समझना बड़ा आसान है। हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में, बाकी ममालिक का मुझे इस तरह से आइडिया नहीं है, लेकिन जो बच्चे हिफ्ज करते हैं ना वो 8 क्लास तक हिफ्ज करते हैं। छोटी क्लासेस से लेकर 8 क्लास तक हिफ्ज करते हैं, 8 का एग्जाम देते हैं और फिर मैट्रिक का एग्जाम दे देते हैं। उन्होंने थ्रू आउट द टाइम एग्जाम्स नहीं रखे होते, लेकिन 13 साल के बाद बच्चा ना बहुत समझदार हो जाता है। मतलब वो बच्चा नहीं होता, 13 साल का बच्चा नहीं होता, वो माशाल्लाह बड़ों के जोन में आ जाता है। तो उनको अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस फिल इन होता है। उनको पता होता है कि मैंने अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा, किसी से बात करनी होगी कैसे करूंगा, और अगर मैंने कोई एग्जाम देना है तो मैं क्यों दे रहा हूँ, उनको ये सब बातें पता होती हैं। और मैट्रिक या हायर एजुकेशन 8 9 10 की बात करने, या ओ लेवल, तो ये तो बड़ी एज की मतलब बात होती है ना। आप 13 14 15 16 तक पहुंचे होते हैं, तो बच्चे एग्जाम्स दे देते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। बल्कि जो हाफिज बच्चे होते हैं वो तो मोस्टली मैट्रिक के ही एग्जाम्स देते हैं अपनी जिंदगी में। पहले मैट्रिक के एग्जाम्स देते हैं और फिर 9th के, फिर 10th के, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, तो वो दे देते हैं। तो ये चीज तो मतलब एक ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारे मुल्क में। तो मतलब ये तो बड़ा एक इजी सी कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है वो रिलेटेबल भी लगी होगी और आपने देखा भी होगा पर्सनली इसको अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द के माहौल में। अच्छा, आप में से कितनी मदर्स अपने बच्चों के साथ 1-to-1 क्वेश्चन आंसर्स करती हैं, डिस्कशन करती हैं, बातें करती हैं? माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, बरीदा कह रही है आई हैव टू मेन हर्डल्स इन फाइनली मेकिंग माय डिसीजन। Doctor, I'm doctor teaching in a medical college, so timing's flexible. My kids are 10 years, 7 years, and 2 years. So true. I am learning the concept of homeschooling and like it, but fears are surrounded that whether I should start it finally or no. Plus, social resistance, especially my own parents, is also so discouraging to me. They make it feel like an escape from responsibility of managing schools of kids. बिलीव मी बरीरा, मैं पहले मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं फुल टाइम कुछ ना कुछ करूंगी, बट व्हेन आई डिसाइडेड वेरी ईयर बैक, जब मेरा बच्चा भी नहीं हुआ था, तो मैंने सबको बताया कि आई विल चूज द होम स्कूलिंग। एंड एवरीवन लाइक कि क्यों होम स्कूलिंग, कि ये कैसे हो सकता है, बट द होम स्कूलिंग इज द वेरी बेस्ट थिंग विच एवर हैड विद मी। तो ऑब्वियसली सबसे पहली रेजिस्टेंस आपको आपके पेरेंट्स से आएगी, उसके बाद दूसरी जगहों से आएगी, बिकॉज दे हैव इन्वेस्ट देयर लाइव्स ऑन अस। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, बड़ा किया है, तो दे डोंट इवन इमेजिन द एनी सेकंड वे। उनको लगता नहीं है कि कोई और चीज है। तो बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को बहुत तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से सुने,
बट इफ यू नो द बेनिफिट्स ऑफ इट तो डेफिनेटली देयर इज नो रॉन्ग इन इट, देयर इज नो हार्म इन इट। और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो होम स्कूलिंग करवा रहे होते हैं वो ज्यादा अच्छा कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल हो रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, एंड डेफिनेटली यू कैन डू दिस, डेफिनेटली इंशाल्लाह। एंड बीइंग ए डॉक्टर आई डेफिनेटली थिंक यू कैन मैनेज इट मोर वेल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसमें कोई रेजिस्टेंस ना रखें, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड चॉइस इंशाल्लाह। और सिर्फ मतलब ये मैं नहीं, आपको बहुत सारी मदर सपोर्ट के लिए मिल जाएंगी। एंड इफ यू आर इन अवर ग्रुप, आप हमारे अगर वो जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है होम स्कूल 101, अगर आप उसमें हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मदर्स आपको सपोर्ट करेंगी इंशाल्लाह, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज एंड टिप्स एंड एवरीथिंग दे विल गिव यू इंशाल्लाह। अच्छा, टू मच नहीं होता, बच्चों से अगर आप बातें करें उनको जवाब दें तो ठीक है, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा सवाल कर ले तो उसके बाद वो फंस जाता है, और उसके बाद वो समझ जाता है कि अब अम्मी या अबू से सवाल कोई नहीं करना। तो कोशिश करें जितना बच्चे पूछें उतना आंसर दें, और कोशिश करें ज्यादा खुद ना बताएं, उनसे पूछें। समटाइम्स हमारा दिल होता है कि हम सब कुछ ही सिखा दें, हर चीज बता दें, हर चीज समझा दें। तो थोड़ा थोड़ा करके दें, थोड़ा थोड़ा करके दें इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा देंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे ज्यादा सुनना है, खुद ना सुनाए जाए। क्योंकि पता है क्या, फिर जो पेरेंट्स ज्यादा बोलने के आदी होते हैं ना, तो बच्चे फिर उनसे, उनके बच्चे सवाल नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया सवाल करती है। तो कोशिश करें हाथ होला रखें अपने बच्चों पे, और उनको भी सुने, उनको ज्यादा सुने, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने में मसला आता है। तो हमेशा अपनी होम स्कूलिंग में अपने बच्चों से सवाल पूछें, और रिस्पॉन्सिबल समझें उनको, उनको एक पूरा इंसान समझें, मुकम्मल इंसान समझें, जिसकी अपनी एक राय होती है, उसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ बातें होती हैं उसके अंदर। अच्छा, सबीन कह रही है कि टिल हाउ मेनी इयर्स वी शुड और वी कैन डू होम स्कूलिंग, until you think you can go with the O level or the matric or anything like this, इंशाल्लाह आप करवा सकती हैं। अच्छा, डॉक्टर मेमूना कह रही, but even for his, a child goes through assessment period, so when he goes directly to the 8th standard, he can relate this assessment with his। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में लगाती हूँ। अच्छा, निग्लेक्टिंग अदर फैमिली मेंबर्स, ये वाला काम जो है ना, ये होम स्कूलिंग में नहीं होना चाहिए। लाइक इफ यू टुक द डिसीजन, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको डिस्कस करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड करें, मींस दे आर लाइक योर सपोर्ट, वो आपका सपोर्ट सिस्टम हो। उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि अगर मैं होम स्कूलिंग करवा रही हूँ तो दिस विल बी माय रिक्वायरमेंट, कि मैं इनको लेके कहीं जाऊं, और मैं उनके साथ कहीं ट्रैवल करूं, या मैं उनको किसी लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ, तो ये सबकी सपोर्ट हो। ठीक है, और इस तरह ना हो कि उनको लगे कि आप बिल्कुल एक तो क्रॉस रोड हो गए हैं, और बिल्कुल आपका कोई मतलब ताल्लुक, वास्ता ताल्लुक नहीं रहा। तो उसको भी थोड़ा सा जो है देखें। और सब फैमिली मेंबर्स में आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो भी जरूर शामिल होते हैं। जैसे अक्सर ये देखने में आता है कि बड़ा बच्चा जो होता है वो स्कूल जा रहा होता है, और बाकी जो छोटे होते हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं। सबको एक जैसा माहौल दें, अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दें, ताकि वो सब लोग एक पेज पर हों और डिस्कस किया करें। होम स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका फैमिली सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहता है, आप सब मिलके एक पॉइंट पर होते हैं, एक जगह पर होते हैं, और आप सबको पता होता है कि क्या चीज चल रही है। ठीक है। डू वी हैव होम स्कूलिंग वर्किंग मदर्स इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें पता कर लें इंशाल्लाह, आपको उसमें मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नॉट सीकिंग सपोर्ट, दिस इज आल्सो ए डिलेमा इन अवर सोसाइटी, कि जब हम समझते हैं कि हम होम स्कूलिंग करवा लेंगे तो हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ब खुद चलता रहेगा, उसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, हर चीज जो है वो एज इट इज चलती रहेगी, और बिल्कुल मैं कोई गाइडेंस नहीं लूंगी। तो ऐसा नहीं होता, समटाइम्स वी नीड ए सपोर्ट, हमें किसी से हेल्प लेनी पड़ जाती है, हमें किसी से असिस्टेंस लेनी पड़ जाती है, किसी से गाइडेंस लेनी पड़ जाती है, कहीं पे हमें किसी से डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, कहीं पे एडवाइस चाहिए होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आपको अपने इस सेटअप में भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑल इन ऑन में कहूँ कि ठीक है मुझे विदाउट एनी सपोर्ट मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं हमेशा इससे बिल्कुल ठीक जाती रहूंगी, अभी भी ठीक जा रही हूँ, आगे भी ठीक जाऊंगी। आई डेफिनेटली नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एट समवेयर।
और अगर आप किसी मीटअप या हलकाज में इन्वॉल्व होती हैं तो फिर आपको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है, ताकि मिलजुल के सब लोग एक चीज को कर रहे हो। मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती कि आप होम स्कूलिंग मदर हो और बच्चे हो और आप और रोज आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि ये एक फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली बात है। क्योंकि when it comes to homeschooling, when it comes to the idea of homeschooling, तो हम इसको हमेशा इस्लामिक पैराडाइम में देखते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं। और होलिस्टिक अप्रोच जो कि इस्लाम हमें देता है वो ये है कि एक घर जो है वो मजबूत होता है इदारों से ज्यादा। इदारे जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना मजबूत घर होता है। लाइक ब्रांड्स तो बहुत स्ट्रांग बनते जाते हैं लेकिन घर वीक हो जाते हैं। तो इस्लाम हमें घरों को स्ट्रांग करने की बात करता है। तो मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती कि एक मदर और बच्चे जो है रोज घर से बाहर हों और वो पूरा दिन जो है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में, कहीं ना कहीं किसी के साथ किसी ना किसी फील्ड में कहीं ना कहीं गुजारे हो। घर में एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। आप वीकली कुछ ना कुछ करें जरूर, अच्छी बात है। महीने में 2 दफा कर लें वो भी अच्छा है, 1 दफा करें वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल लिमिट में हो, सपोर्ट ग्रुप हो, आपके पास इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स हो, आपके पास हेल्प लेने के लिए कोई चीजें हो, एडवाइस आप लोग लेना पसंद करते हो। जैसे कुछ मदर्स होती हैं फिर जब वो आती हैं और फिर वो केस काफी बिगड़ गए होते हैं। लाइक बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, हमने उनको ये नहीं पहनाना, हमने उनको ये नहीं खाना। अब बच्चे घर में है सुबह से शाम तक 24/7, ईयर्स पे ईयर्स गुजर गए, नाउ दे आर बिलोंग्स टू नो बडी। तो अपने बच्चों के लिए जरूर जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट लें, लोगों से एडवाइस लें, पूछें, गाइडेंस लें और डायरेक्शंस लें। डायरेक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक चीज है कि लाइक व्हाट अबाउट इन्फोर्सिंग अ स्लीप रूटीन, वेकअप रूटीन, तो बिल्कुल ना फोर्स करें। किसने कहा है आपको कि आप बच्चों पे सोने जागने की जो है वो टाइम टेबल बना दें? क्योंकि असल चीज तो ये है कि आपके बच्चों की रूटीन आपके साथ हो, आप अपने बच्चों की रूटीन के साथ चल रही हो, यही सबसे अच्छी बात है। अब जैसे बच्चे जिस टाइम उठते हैं वही आप अपनी रूटीन कर लें, ठीक है, और बच्चे जिस टाइम सोते हैं वही आप अपनी रूटीन कर लें। और कोशिश करें कि अगर जैसे आगे पीछे हुआ हुआ भी है तो उसको मैनेज करके इक्विलेंट कर लें इंशाल्लाह। स्लीप इज नेवर बीन इशू है। आप बच्चों को अपने साथ इंगेज करें, अपने साथ रूटीन बनाएं, अपने साथ एक कहते हैं ना कि एक ऐसा कंफर्ट जोन दें कि बच्चे सारा दिन आपके साथ इंगेज रहें और फिर जब शाम में सोने का टाइम हो तो आप भी उस वक्त नींद पूरी करें इंशाल्लाह। मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है अपनी रूटीन जो है मैंने बिल्कुल चेंज कर लिया। पहले कुछ आगे पीछे हो जाती थी लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग तहज्जुद के टाइम से हमने अपनी जो टाइमिंग है उसको फिक्स कर लिया है। इवन दो मैं समटाइम्स होता है रात को जल्दी नहीं सो पाती, कोई काम होता है उसको कंप्लीट करके सोना होता है। तो बच्चों को अगर सुला सो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको सारा दिन थकाना है, इतनी फिजिकल एक्सर्शन करवानी है, तो रात तक बच्चे फुल सोने के लिए बेताब होते हैं। तो अपने घर की टाइमिंग्स ना और बच्चों की साथ अटैचमेंट कुछ इस तरह की रखें कि बच्चों को ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करें कि जंप्स हो गई या कुछ बॉक्सिंग टाइप कुछ चीजें ला के रख दी, कुछ भी जिसमें वो एंगेज रहें। तो सारा दिन में जब वो फिजिकल एक्सर्शन करेंगे, अच्छे फूड की इंटेक लेंगे और दूध वगैरह पीते रहेंगे, तो इंशाल्लाह रात में सही टाइमिंग्स पे उनको नींद आ जाएगी। बस आप सुबह अर्ली कहते हैं ना सुबह सवेरे उनको एंगेज कर दें इंशाल्लाह, या जिस टाइम पे आपके लिए मुनासिब होता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, वहां तक कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एमन कह रही हैं कि जिन बच्चों ने पहले स्कूल में तालीम हासिल की हो मगर बाद में इन्हें होम स्कूलिंग की तरफ ले जाया जाए तो इनको कैसे मैनेज किया जाए, क्या इसके नुकसानात होंगे? किसी का ऐसा तजुर्बा है माजी में? मेरी एक दोस्त है, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे स्कूल थे, स्कूल में पढ़ते रहे, एंड देन शी डिस्कवर द होम स्कूलिंग, और उनके उनके सब बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए तो वो सब होम स्कूलिंग करते हैं। तो वो अपने बच्चों को स्कूल से उन्होंने पुल आउट किया था और होम स्कूलिंग शुरू करवाई। शुरू में उन्होंने उनको एंगेज रखने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ज्वाइन की, जैसे रोज पार्क लेके जा रही हैं, बुक क्लब लेके जा रही हैं, लाइब्रेरी लेके जा रही हैं। शुरू के 2 महीने उन्होंने उनको फुली एंगेज रखा, एंड देन ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा लिमिट करते करते वो बिल्कुल एक आइडियल रूटीन के ऊपर आ गई जिसमें बिल्कुल वो अब नेचुरल लर्निंग एंड होम स्कूलिंग स्टफ उनको दे रही हैं। तो अभी शुरू में जब आप पुल आउट करते हैं तो शुरू में सिर्फ ये है कि उनको अच्छा इन्वायरमेंट दें, उनको ये ना लगे कि उनकी लाइफ बिल्कुल कलरलेस हो गई है।
उनको लाइब्रेरी में, जैसे लाहौर में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें होंगी। वहां बच्चों को लेके जाएं, किताबों के साथ टाइम गुजरवाएं, घर में उनके रीडिंग वो जो कहते हैं रूम्स वो अलग कर दें अगर तो हो सकते हैं। कोई लाइब्रेरी की जगह घर में जैसे होता है, कुछ बुक शेल्फ्स बन जाए, कुछ उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो उनको पसंद है, जो नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट हो, जो उनको पसंद है वो अरेंजमेंट कर दें इंशाल्लाह, तो वो उनके लिए मुनासिब रहेगा। तो नुकसान तो कोई नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी नुकसान। हाँ, अगर आप उसको वेल मैनेज नहीं करेंगे तो कोई भी चीज नुकसान का बाइस बन सकती है। आपने अच्छे से मैनेज करना है इंशाल्लाह, और बच्चों की चॉइसेस को प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, एक चीज होती है विदाउट मेंटोरिंग। हम समझते हैं कि जब हम होम स्कूलिंग करवा रहे हैं एंड वी आर द लीड एंड वी आर मदर्स, तो हमें मेंटोरिंग की जरूरत नहीं है। तो ये स्कूल में तो होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपने स्कूल में बच्चे दे दिए, टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया एंड दैट्स इट। लेकिन उस ये होम स्कूलिंग में आपको मेंटोर से पूछना चाहिए, मेंटोरिंग किसी मेंटोर को अपने साथ रखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए। मेंटोर असल में करता क्या है, वो आपकी तरबियत भी कर रहा होता है, वो आपको होलिस्टिकली एक ओवरव्यू दे रहा होता है, आपकी लर्निंग भी इनहेंस कर रहा होता है, आपको एक अच्छी जितना स्टैंडर्ड तक ले आता है जहाँ पे अच्छा सोच भी सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू नो रियली हेल्प्स। इवन एवरीवन हैज अ मेंटोर, एवरी मेंटोर इवन हैव द मेंटोर। तो हमेशा जो है वो मेंटोरशिप जो है वो किसी की उसमें आए और इसको इख्तियार करें। अच्छा, सिस्टर कहेंगे माय eldest son keeps on reading his novels too much. I tell him to do math. That's haram. Now I am thinking. देखिए, if he is reading novels, then give him some good novels, give him some good books. क्योंकि अगर बच्चा बुक रीडर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिस्टर बरीदा कह रही मेरी बेटी बेटा स्कूल जाते थे, आजकल कोरोना वाली सफाई हुई तो डी स्कूलिंग, मैं हर कह रही मैं डी स्कूलिंग करवा रही हूँ, और वो खेलना और कहानियां सुनाना वगैरह से उनको बहुत मजा आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज वेरी नाइस कि अगर उनको इसमें मजा आ रहा है, और एक अच्छी, क्योंकि एक अच्छी एक्टिविटी है, माएँ बहुत अच्छा बच्चों को अंडरस्टैंड भी करती हैं, समझा भी देती हैं, समझ भी जाती हैं। अच्छा है कि कोड है बड़ा प्यारा, और ये नंबरिंग डाउन से ही है आई गेस, कि whatever an education is, it should make you a unique individual, not a conformist। कि आपको एजुकेशन जो भी चीज बनाए ना, इस चीज को आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि आप जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वो यूनिक इंडिविजुअल जरूर बनाना चाहिए उसको, लेकिन कंफर्मिस्ट नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा कहते हैं ना कि भीड़ चाल का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड फर्निश यू विद एन ओरिजिनल स्पिरिट with which to tackle the big challenges। और वो आपके अंदर वो चीज फ्लरिश करे जिससे आप जो है वो बड़े बड़े चैलेंजेस को जो है वो टैकल कर सकें, और आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल सही रहे, आपका रोड मैप थ्रू आउट द लाइफ क्या होना चाहिए वो उसमें इनहेंस हो रहा हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिच हो रही हो, और यू विल बिकम द पर्सन। आप वो बंदे बन जाए जो कि मोहब्बत करता है, जो भी काम वो करता है अपने काम से मोहब्बत हो आपको। तो एक चीज जो आपको आपकी तालीम सिखाए वो ये जरूर हो कि आपने कैसे जीना है और आपने कैसे मरना है। तो अगर एजुकेशन आपके साथ ये सब काम कर रही है ना, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड गो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता ये है कि हमारे मुआशरे में ना एक बहुत बड़ा मसला है, हम सीखते नहीं है। हम जिस भी जगह पे जाते हैं हमें लगता है बस हमें आता होगा, हम किचन में जाते हैं हमें लगता है हमें खाना बनाना आता होगा, हम कोई काम घर में घर गृहस्थी का होता है हमें लगता है हमें आता होगा, बच्चे पालने हो हमें लगता है आता होगा, हमने होम स्कूलिंग करनी हो हमें लगता है हमें आता होगा। तो देर आर पीपल जो कि सीखने के लिए भी बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। तो हमेशा वो बने जो थोड़ा सा रुकते हैं और सीख लेते हैं। Sana कह रही है we are now moving to home schooling. My children are in grade 9. How can I help them to plan their routine if they have to sit for their उन्होंने अगर अपने एग्जाम्स के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए बैठना है तो क्या करें। आपकी बेटी जो है वो ग्रेड 9 में है, तो इट मीन्स कि शी विल डू प्रोबेबली द मैट्रिक और द ओ लेवल। तो इतना बच्चा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है। तो गुड डिस्कशन ऑलवेज हेल्प, कॉन्शियस डिस्कशन करें बच्चों के साथ, शौरी सतह पे डिस्कशन करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें, और बच्चों से पूछें कि वो किस टाइम में ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं,
किस तरह से वो लर्न करना चाहते हैं। और 9th क्लास का बच्चा अगर ट्यूशन भी रखना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर उसको जरूरत होती है तो, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और अगर वो खुद कर सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, बल्कि बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप डिस्कस कीजिए, बच्चे से पूछें 9th क्लास की, तो माशाल्लाह उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें और वो आपको खुद बताएंगी कि उनके लिए क्या फीजेबल है इंशाल्लाह। और नफीसा कह रही हैं कि अगर घर में मौजूद बाकी लोग चलते फिरते बच्चों को स्कूल ना जाने पे बुरा भला कहें और शर्मिंदा करें तो क्या करें, और हमारी बात को समझने या सुनने पे तैयार ना हो। सबसे पहली चीज नफीसा, मैंने वही भी स्लाइड में बताया था कि अपने फैमिली मेंबर्स को ना कॉन्फिडेंस में लें, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, क्योंकि ऐसे मामलात का ना फौरी तौर पे कुछ सद्देबाब होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की नफ्सियात पे और एक पेरेंट्स की हेल्थ पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। इनको डिस्कस करें और एज सून एज पॉसिबल अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये चीजें बच्चों के अंदर जाएंगी और फिर इसका रिएक्शन होगा। और फिर बच्चे कल को कोई अग्रेशन में कोई बात कर देते हैं तो फिर वो और ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। तो इसको डिस्कस करें, इन चीजों को सद्देबाब होना चाहिए, रुकना चाहिए, और बड़ों को भी समझ आनी चाहिए कि वो बड़े बन के बिहेव करें इंशाल्लाह। अच्छा जी। सना कह रही है माई यंगर इज इन grade 4, हाउ विल हर स्ट्रक्चर्ड स्टडी रूटीन बी लाइक, आई एम अनस्कूलिंग हर टू। अगर आपकी बेटी 4 क्लास में अनस्कूलिंग कर रही है फिर तो आप काफी रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ये एज जो है ये अगर रीडिंग में वो आ गई है, राइटिंग में आ गई है, तो देयर आर वेबसाइट जैसे खान अकेडमी हो गई, तो दे कैन प्रोवाइड यू थिंग्स लाइक ऑनलाइन आपको स्टफ मिल जाता है। अदरवाइज ये कि आप उनको जो उनके शौक हैं उसके मुताबिक मुताबिक उनको लर्निंग फैसिलिटीज दें इंशाल्लाह, तो इट विल हेल्प देम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को हो तो आप लोग info@humahomeschooling.com पे क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह।